तेरी हिम्मत तेरी लड़ाई से जानी जाएगी। तेरी किस्मत तेरी पढ़ाई से जानी जाएगी। तेरी हर जगह तभी पढ़ाई बढ़ाई होगी जब नीयत तेरी अच्छी और अच्छी तेरी पढ़ाई होगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवराज क्लासेस पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच और उन्हीं सपनों को, आपके जो सपने हैं उन्हीं को साकार करने के लिए तो आपको जो साइकोलॉजी का जो पाठ्यक्रम है उसका जो ये देख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, जो आपका सिलेबस है वो सब कुछ हम देखते हैं। बिल्कुल 2022 का सिलेबस है। आपका जो मतलब विषय का नाम है, आपकी पाठ्य जो सिलेबस जो सब्जेक्ट है उसका नाम है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। क्या नाम है? बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जिनको हम क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम उनको साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ कहते हैं। यहाँ पर क्या कहते हैं? हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पर जो आपकी जो यूनिट है, थोड़ा सा इसको भी ले लेते हैं। ठीक है, तो जो आपकी यूनिट है वो आपकी यहाँ पर 5 यूनिट है। ठीक है, साइकोलॉजी में कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है, जिसमें से प्रत्येक यूनिट में 6-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको कितने क्वेश्चन? 6-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 6-6 क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। पहली यूनिट है आपकी, पहली यूनिट देखिए यहाँ पर। पहली यूनिट है, उसका नाम क्या है? बाल विकास। पहली यूनिट का क्या नाम है आपका? फर्स्ट यूनिट है, उसका नाम है बाल विकास। क्या नाम है यहाँ पर? क्या हो जाएगा? फर्स्ट यूनिट का बाल विकास नाम हो जाएगा। ध्यान देना दोस्त, ध्यान देना। जो ये बैच होगा ना, ये सिर्फ सिलेक्शन का बैच होगा आपका। स्टार्ट मतलब बिल्कुल आज से शुरू किया है ना, 1 अक्टूबर से शुरू किया है ना, तो इसको हम अंत करेंगे कहाँ पर? एग्ज़ाम तक। कहाँ? टिल द एग्ज़ाम तक हो जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम तक होगा आपका। ये जो बैच शुरू हुआ ना, ये आज से एग्ज़ाम तक होगा। बिल्कुल आपको अंत तक जुड़े रहना है, बस आपकी सिलेक्शन की गारंटी मिलूँगा। थोड़ी सी क्या पहली क्लास थी तो इसमें टेक्निकल वगैरह के बारे में थोड़ा सा अच्छे से पता नहीं था, तो क्या थोड़ा सा व्यवधान आ गया होगा। आपको लगा होगा कि क्या पता कैसे चलेगी, कैसे पार पड़ेगी इसके साथ हमारी रहेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल रिकॉर्डेड आपको क्लास मिल जाएगी, अच्छे से मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। बाल विकास फर्स्ट यूनिट है, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है बाल विकास के अंदर वो देख लेते हैं। ठीक है, तो बाल विकास में जो आपके टॉपिक है, सबसे पहले आता है वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास, यहाँ से आपसे मतलब एक क्वेश्चन वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, एक क्वेश्चन तो यहाँ से उठेगा। ठीक है, बिल्कुल 100% यहाँ से क्वेश्चन उठेगा। दूसरा क्वेश्चन उठेगा आपका विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। ठीक है, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। तीसरा उठेगा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विशेष रूप से विद्यालय और परिवार के संबंध में। विद्यालय और परिवार के संबंध में, क्योंकि आपको एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा होगा ना, उसको पढ़ाना आप परिवार से वो मतलब विद्यालय में जाएगा ना बच्चा, उसी को आपको पढ़ाना। उसके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में अधिगम से उनका संबंध, चौथा क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। ठीक है, और 2 क्वेश्चन आपकी वो यहाँ से वंशानुक्रम एवं वातावरण, 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। तो कुल मिलाकर 6 क्वेश्चन हो गए। 6 क्वेश्चन ये आपसे पूछेगा। फर्स्ट यूनिट हो गई कंप्लीट, समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। कमेंट कर देना फिर बाद में। ठीक है, तो यहाँ से पूछेगा 6 क्वेश्चन, फर्स्ट यूनिट से पूछेगा आपको डायरेक्ट 6 क्वेश्चन। ठीक है, बता दिया फर्स्ट यूनिट के बारे में, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड यूनिट देखते हैं। अगली सेकंड यूनिट देखते हैं, सेकंड यूनिट से क्या क्या आने वाला है। तो सेकंड यूनिट से आएगा आपका, सेकंड यूनिट है आपकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं। फर्स्ट टॉपिक तो ये है, सेकंड यूनिट में व्यक्तिगत विभिन्नताएं है। ठीक है, इसमें पूछेगा आपको एक तो व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं उनका अर्थ पूछेगा, उनके प्रकार पूछेगा, और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक पूछेगा। ठीक है, ये पूछेगा। 2 क्वेश्चन इसमें से उठेंगे, 2 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आएंगे। ठीक है, इसके अंदर व्यक्तित्व के बारे में पूछेगा, व्यक्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व इसकी संकल्पना पूछेगा आपको, इसके प्रकार, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक पूछेगा, और व्यक्तित्व का मापन पूछेगा। यहाँ से ये पूछेगा आपको। ठीक है, इसके बाद में अगला है वो आएगा बुद्धि के बारे में। बुद्धि से 2 क्वेश्चन बुद्धि से बनेंगे, 2 क्वेश्चन है आपकी बुद्धि से उठ जाएंगे। बुद्धि की संकल्पना पूछेगा आपको, बुद्धि के सिद्धांत पूछेगा, इसके मापन पूछेगा, बुद्धि को मापने की जो इकाइयाँ हैं वो सब पूछेगा, और बहुबुद्धि के सिद्धांत पूछेगा, और इसके निहितार्थ यानी इसका ग्रहण करने के अर्थ कौन कौन से वो आपसे पूछेगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड यूनिट थी इसके अंदर से भी आपके 6 क्वेश्चन बनेंगे। कितने? 6 क्वेश्चन, यानी एक यूनिट से आपके 6 क्वेश्चन बनते जाएंगे। 5 यूनिट है, 5 छंग 30 हो जाएंगे, 6 मतलब 30 क्वेश्चन हो जाएंगे 5 यूनिट के। ठीक है, दूसरी यूनिट आती है आपकी, दूसरी यूनिट है ये हो गई। ठीक है, इसके बाद में तीसरी यूनिट देखते हैं। तीसरी यूनिट है आपकी विविध अधिगमकर्ताओं की समझ। विविध अधिगमकर्ताओं की समझ के बारे में क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पर आपसे जो बालक होगा ना, पिछड़ा हुआ बालक होगा, विमंदित बालक होगा, प्रतिभाशाली बालक होगा, सृजनशील बालक होगा, अलाभान्वित वंचित विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होंगे, और अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे होंगे। ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठता है। ठीक है, इसके बाद में अधिगम में आने वाली कठिनाई, यहाँ से जो क्वेश्चन अभी जो सीटेट का पेपर हुआ था ना, सीटेट का, ठीक है,
68 का वहाँ यहाँ से क्वेश्चन उठा। एक यहाँ से पूछा आपको डिस्ग्राफिया के बारे में पूछा गया, ठीक है। क्या पूछा गया है? डिस्ग्राफिया के बारे में पूछा गया, जो कि हमारे जो नोट्स बने हुए डिस्ग्राफिया, ठीक है, वहाँ से डायरेक्ट यही उठा है, ठीक है। डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ डिस्ग्राफिया किससे संबंधित? डिस्ग्राफिया आपके जो बालक लिखता है ना, मतलब कुछ लिखता है उसमें आने वाली कठिनाई है, उससे संबंधित होता है डिस्ग्राफिया, और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ठीक है। और क्वेश्चन 100% इस अधिगम में आने वाली कठिनाई से 100% मैं कहता हूँ यहाँ से क्वेश्चन जरूर उठेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल 100% आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ से उठने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद में आपको समायोजन के बारे में पूछ लेगा, समायोजन की संकल्पना, समायोजन के तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, ये कि आपके पास जो बालक जाएगा ना उसके अंदर आप समायोजन कैसे करवाओगे उसको, यानी वो घर से उठकर जाएगा। कहाँ से जाएगा? जैसे मान लीजिए ये उसका घर है, ठीक है, इस घर से वो इस विद्यालय में जाएगा, ठीक है। इस विद्यालय के अनुरूप उसको कैसे ढालना, उसके अंदर इसको समायोजित कैसे करना, बस उसके बारे में आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन। और अध्यापक की भूमिका क्या हो जाएगी, आपकी क्या भूमिका होगी, यानी कोई छोटा सा मान लीजिए 5-7 साल का बच्चा है, वो घर से निकल कर आपके पास आता है, आप एक मास्टर हो, ठीक है, आपके पास आता है, तो आप उसको मतलब विद्यालय के अनुरूप जो विद्यालय के नियम कानून कायदे उसके अनुरूप कैसे ढालते हो, इसके बारे में आपकी क्या क्या भूमिका होंगी, उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन है वो आपकी इसी तीसरी यूनिट में से पूछ लेगा, ठीक है। तीसरी यूनिट में 6 क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद में आती है अधिगम वाली यूनिट आती है। क्या आती है आपकी? इस यूनिट का क्या नाम है? अधिगम नाम है, ठीक है। अधिगम बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिगम यानी तो सीखना एवं सिखाना, ठीक है। ये अधिगम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा अधिगम का अर्थ संकल्पना आपसे पूछेगा। इसके बाद अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक पूछेगा। फिर अधिगम के जो सिद्धांत वो स्किनर का, पावलोव का, ठीक है, जो भी स्किनर का चूहा, पावलोव का कुत्ता, ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जो यहाँ पर बिल्ली, इनके बारे में मतलब जो भी है जानवरों को प्रयोग किया गया है, जो मनोवैज्ञानिक उनके द्वारा स्किनर का चूहा, स्किनर के द्वारा चूहे पर प्रयोग किया गया। पावलोव कुत्ते पर करता है, फिर बिल्ली पर होता है, ऐसे होता है, उन सब के बारे में देखेंगे। यहाँ पर खरगोश पर करता है, ठीक है। कुत्ते हैं उसको एक जार में बंद कर दिया जाता है, फिर उसको मतलब मांस का टुकड़ा दिखाकर उसके मुंह में से लार निकाली जाती है, ठीक है। ऐसे सिद्धांत आएंगे, बस ऐसे सिद्धांत, ऐसे सिद्धांतों के बारे में हमको देखना है, ठीक है। वेरी वेरी बहुत इंटरेस्टिंग सिद्धांत होंगे, ठीक है। ये मतलब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। फिर बच्चे कैसे सीखते हैं, यानी कोई भी कार्य उसको बच्चे कैसे सीखते हैं उनके बारे में पूछेगा। फिर अधिगम की प्रक्रिया क्या है, चिंतन, कल्पना, तर्क, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेगा। इसके बाद में अभिप्रेरणा व इसके अधिगम के लिए निहितार्थ, अधिगम अभिप्रेरणा के बारे में आपसे पूछ लेगा, अभिप्रेरणा के बारे में, ठीक है। तो ये थी आपकी अधिगम की जो यूनिट थी, अधिगम की यूनिट, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। 6 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब 6 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे अधिगम की, जो अधिगम की यूनिट वाली थी उसके अंदर से बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगली यूनिट आती है आपकी, अगली यूनिट है वो है अगली जो यूनिट है ये है आपकी टीचिंग मेथड से संबंधित है। किससे संबंधित? टीचिंग मेथड से संबंधित अगली यूनिट है, ठीक है। ये पेडागोजी पूछेगा आपको यहाँ से, ठीक है। शिक्षण विधियाँ वो यहाँ से पूछेगा, ठीक है। तो इसके अंदर रहने वाली आपकी जो टीचिंग मेथड है वो है आपकी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया पूछेगा। फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के संदर्भ में शिक्षण अधिगम की व्यू रचना एवं विधियां पूछेगा आपको, ठीक है। आकलन पूछेगा, उसका मापन मूल्य एवं मूल्यांकन का अर्थ, उद्देश्य पूछ लेगा, समग्र एवं सतत व्यापक पूछ लेगा, CCE, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण, सीखने के प्रतिफल पूछ लेगा। इसके बाद में क्रियात्मक अनुसंधान, जो ये अपने BSTC वाले वगैरह होते हैं ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जो उनके अंदर भी क्रियात्मक अनुसंधान था, उससे संबंधित यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, और क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से, ठीक है। फिर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पूछ लेगा, ठीक है। और वो NCF 2005 वाला NCF 2005, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। NCF 2005 से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ये आपकी शिक्षण वीडियो के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। किसके अंदर आ जाएंगे? ये आपकी शिक्षण वीडियो के अंदर आ जाएंगे। तो ये छोटा सा स्वीट सा मतलब सिलेबस है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस सिलेबस था आपका साइकोलॉजी का, जो मैंने आपको पिछले जो 15 मिनट हुए उनके अंदर आपको समझा दिया है, ठीक है। प्रत्येक यूनिट से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 5 यूनिट है तो कितने नंबर हो गए? 30 नंबर हो जाएंगे आपके यहाँ पर, ठीक है। कितने? 30 नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा है भाई। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा जो सिलेबस था आपका, उस सिलेबस के बारे में आपको सब कुछ बता दिया है। तो यदि आपको कोई डाउट हो ना, तो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको जवाब ज़रूर दे दूंगा, ठीक है। डाउट हो तो आप बता देना मेरे को, ठीक है। तो ये सिलेबस था आपका। अब देखते हैं अपनी जो टॉपिक है पहला, बाल विकास का, जो मनोविज्ञान का सामान्य परिचय, उसके बारे में देखते हैं। सामान्य परिचय मनोविज्ञान का, ये मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, बस उन्हीं नोट्स के आधार पर पढ़ाऊँगा। जिसको पढ़ना हो वो आ जाना, जिसको नहीं पढ़ना हो वो मत आना, ठीक है। जिसको मेरे ऊपर विश्वास है ना कि हाँ ये बंदा हमको मतलब एग्जाम में कुछ हेल्प मिल सकती है यहाँ से, तो आ जाना, वरना बेशक मत आना, ठीक है। तो अपनी जो साइकोलॉजी की क्लास है बिल्कुल ये स्टार्ट हो चुकी है, तो अब रुकने वाली तो किसी से नहीं है। किसी को दम होना तो रोक कर बता देना मेरे को, ठीक है। मतलब आप एक बंदा भी मेरे साथ पढ़ने नहीं आएगा, एक भी, तो भी ये क्लास रहेगी, बस जारी रहेगी, बिल्कुल रहेगी।
यदि कोई आए या नहीं मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ तो मेरा तो रिवीजन ही हो रहा है ना, तो मेरे को तो फ़ायदा है, मेरे को कोई नुकसान नहीं है। आप पढ़ो या ना पढ़ो कोई नुकसान नहीं है, बस मेरे को सिर्फ़ ये है कि मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, गाइडेंस दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये अपनी साइकोलॉजी क्लास है, ठीक है, साइकोलॉजी क्लास है। जय माँ सरस्वती का नाम लेकर माता जो सरस्वती का उसका आशीर्वाद बना रहे, और मेरे ऊपर तो हमेशा बना है, बना रहेगा, माता सरस्वती का आशीर्वाद बना रहेगा, ठीक है। श्री गणेशाय करते हैं, आज हमने श्री गणेशाय कर दिया है, ठीक है। नमो माता पिता, बस ये शब्द है ना, नमो माता पिता, ये अपनी प्रत्येक पुस्तक के अंदर लिख लेना। बस ये शब्द, ये आपको ये सिलेक्शन दिलाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ऐसे नहीं लिख पाते इंसान इनको, ठीक है, बहुत ही मतलब ये रखना पड़ता है इनका, ठीक है। तो अपने जो पहला जो टॉपिक है, ठीक है, उसका नाम, जो अपने विषय का नाम क्या है, वो है आपका बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, ये आपके विषय का नाम है, जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, साइकोलॉजी मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं सबसे पहले मनोविज्ञान, यानी मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई ये देखते हैं सबसे पहले। तो जो मनोविज्ञान है, यहाँ पर देखिएगा, जो मनोविज्ञान है, आपकी मनोविज्ञान, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, बिल्कुल सब कुछ याद करूँगा, अभी देखना यहाँ पर याद करवा करूँगा। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ पर देखते हैं। जो मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति नहीं देख रहे यहाँ पर, हम देख रहे हैं मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति देख रहे हैं। किसकी, मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति देख रहे हैं। शब्द की उत्पत्ति बाद में देखेंगे, अभी उसकी भी देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति देख रहे हैं। तो मनोविज्ञान जो विषय, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसकी उत्पत्ति हुई दर्शन शास्त्र से, ठीक है। दर्शन शास्त्र, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये हुई है आपकी दर्शन शास्त्र से हुई है, ठीक है। दर्शन शास्त्र से किसकी उत्पत्ति हुई है, मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई है। कब हुई है, 348 ईस्वी पूर्व में हुई है। कब हुई है, 348 ईस्वी पूर्व में हुई है। कहाँ से हुई है, तो ये हुई है आपकी ग्रीक या यूनान से हुई है। कहाँ से हुई है, ग्रीक या यूनान से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो फटाफट से बताओ मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई है, अपने मतलब दिमाग में बोलते हुए चलो, आप मेरे सामने बैठे हो, इससे लग रहा है मेरे को तो, ठीक है, कि आप मेरे सामने बैठे हो, ठीक है। तो मनोविज्ञान विषय की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, दर्शन शास्त्र से हुई है, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, ये कब हुई है, तो आपने बताया कि 348 ईसा पूर्व हुई है। फिर कहाँ से हुई है, ग्रीक या यूनान से हुई है, ठीक है। अब इसको जो मान्यता देता है वो कौन देता है, ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक आता है जो इसको मतलब मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है ऐसी मान्यता देता है। तो वो कौन है, वो है आपका रेबन्स या रायबन। रेबन्स है, वो उसका नाम क्या है, रेबन है, और इसका दूसरा नाम क्या है, रायबन है। रेबन या रायबन इसको कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, रेबन या रायबन कहते हैं, ठीक है। तो इसने माना है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, और जो दर्शन शास्त्र इसको मनोविज्ञान की क्या कहते हैं, जननी कहते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान की यानी जिससे उत्पत्ति होगी, जैसे आपकी उत्पत्ति हुई आपकी माता से, तो आपकी माता को आपकी क्या कहेंगे, जननी कहेंगे, ठीक कहेंगे ना आपकी माता को आपकी जननी। तो ऐसे ही जो मनोविज्ञान की जननी है, मनोविज्ञान की माँ है, वो कौन है, दर्शन शास्त्र, ठीक है। मनोविज्ञान की माँ कौन है, दर्शन शास्त्र। बिल्कुल उदाहरण के माध्यम से समझ में आए कि मनोविज्ञान ऐसे नहीं है, मनोविज्ञान, ठीक है, हल्के में मत लीजिएगा मनोविज्ञान को, ठीक है। तो आपकी जननी कौन है, आपकी माँ है। तो मनोविज्ञान की जननी कौन है, दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान की जननी कौन है, दर्शन शास्त्र। आपकी माँ का नाम क्या है, वो आपकी जननी है, तो मनोविज्ञान की माँ का नाम क्या है, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की जननी है, ठीक है। ऐसी मान्यता कौन देता है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति वो किससे हुई है, दर्शन शास्त्र। तो इसी मान्यता देता है रेबन से, या रायबन देता है, ठीक है। अब ये रेबन क्या कहता है, रेबन कहता है कि दो कोटेशन लिखता है ये, ठीक है। पहला कोटेशन यहाँ पर लिखता है, पहला जो कथन है वो लिखता है ये रेबन से रायबन, कि आधुनिक समय में एक परिवर्तन हुआ, यानी आधुनिक समय में क्या हुआ, एक परिवर्तन हुआ, जिसमें मनोविज्ञान वो धीरे धीरे अपने आप को दर्शन शास्त्र से अलग करता गया, ठीक है। यानी एक परिवर्तन होता गया मनोविज्ञान, जैसे मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई दर्शन शास्त्र से, फिर धीरे धीरे ऐसे क्या एक परिवर्तन होता गया, ठीक है। उस परिवर्तन में जो मनोविज्ञान वो अपने आप को अपनी माँ है, अपनी जो जननी है उससे अलग करता गया, ठीक है। एक तो ये बात ये कहता है कौन, रेबन्स कहता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात ये कहता है, दूसरी क्या कहता है, दूसरी ये कहता है कि मनोविज्ञान ने अरस्तु के समय से, मनोविज्ञान थी उसने अरस्तु के समय से दर्शन शास्त्र के एक अंग या एक शाखा के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया। यानी मनोविज्ञान उसने अपना जीवन प्रारंभ किया, कब किया, एक तो दर्शन शास्त्र के एक अंग के रूप में, या दर्शन शास्त्र का एक भाग बन गया, एक हिस्सा बन गया, ठीक है, दर्शन शास्त्र का, या फिर एक शाखा के रूप में अपना जीवन प्रारंभ किया, ठीक है। कब से, अरस्तु के समय से, अरस्तु था तब से, ठीक है। तो इसलिए जो अरस्तु के समय से बना ना, तो अरस्तु को क्या कहते हैं, मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। किसको कहते हैं, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, अगर सिंपल सा पेपर बना होना होगा तो क्वेश्चन बनेगा कि मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। इसके जो समर्थक है, यानी कौन कौन मानता है कि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु है, तो वो है आपके तीन जो मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने ये माना है कि मनोविज्ञान का जनक अरस्तु। पहला है रेबन्स है, दूसरा स्किनर है, तीसरा है लुंडिस है, ठीक है। ये तीनों क्या मानते हैं, मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को मानते हैं, रेबन्स, स्किनर, लुंडिस मानते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब देखते हैं आगे था, तो
अब यहाँ पर हमने देख लिया कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हो गई है, ठीक है। दर्शन शास्त्र से वो कब हुई? 348 ईसा पूर्व में हुई है। ग्रीक या यूनान से इसको मान्यता देता है, और रेबन से रायबन देता है, और मनोविज्ञान की जो जननी है वो है दर्शन शास्त्र, ठीक है। ये हमने देख लिया। इसके बाद में मनोविज्ञान का जो जनक है वो देख लिया अरस्तु ने। लेकिन यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक आता है, उसके पेट में क्या होता है? दर्द होता है, ठीक है। उसके पेट में क्या होता है? दर्द। यानी जो ये तीनों वैज्ञानिक थे, स्किनर, लुंडिस और जो रेबन से, ये क्या उस जो कोल्सनिक आता है, कौन आता है? कोल्सनिक आता है, एक आता है कोल्सनिक, ठीक है। कोल्सनिक, आपने नाम सुना होगा कोल्सनिक का, ठीक है। ये कोल्सनिक आता है, तो कोल्सनिक के पेट में यहाँ पर क्या होता है? दर्द होता है, क्योंकि इन्होंने इन तीनों के साथ में इसको नहीं लिया, तो इसके पेट में क्या होता है? दर्द हुआ। तो इसने क्या कहा कि नहीं, मैं तो इस अरस्तु है उसको मनोविज्ञान का जनक नहीं मानूंगा। इसने क्या कह दिया कि मैं अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक नहीं मानूंगा। मैं तो अरस्तु को नहीं मानकर किसको मानूंगा? प्लेटो को मानूंगा। किसको मानूंगा? प्लेटो को, कि प्लेटो क्या है? मनोविज्ञान का जनक है। ये तो इसने क्या किया कि प्लेटो है वो मनोविज्ञान का जनक है, किसके अनुसार? कोल्सनी के अनुसार। तो यहाँ पर ये कहता है कि मनोविज्ञान और शिक्षा के जो ये है, कौन है? कोल्सनी। ये क्या कहता है कि कोल्सनी ने कहा कि मनोविज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रथम व्यवस्थित सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है वो किसका? प्लेटो का है। किसका सिद्धांत है? प्लेटो का है, ठीक है। तो इसने कोल्सनी के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन हो जाएगा? प्लेटो हो जाएगा, ठीक है। प्लेटो हो जाएगा कोल्सनी के अनुसार मनोविज्ञान का जनक। तो आपको कमेंट करके बताना है कि प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ये 12वीं में जो पॉलिटिकल साइंस है उसके अंदर इसकी पुस्तक दी गई थी, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी, उसके बारे में बताया गया था। तो उसके बारे में आपको उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखना है कि प्लेटो की पुस्तक का क्या नाम है, ठीक है। ये आपको वहाँ पर लिखना है। तो हमने देख लिया यहाँ पर कि मनोविज्ञान का जनक कौन हो गया, ठीक है। मनोविज्ञान का जो जनक है वो देख लिया हमने। यहाँ पर वापस बता रहा हूँ, जो मनोविज्ञान का जो जनक है, ठीक है, यहाँ पर बता रहा हूँ कि मनोविज्ञान का जनक है, ठीक है। मनोविज्ञान का जनक वो तो है कौन? अरस्तु है, ठीक है। कौन है? अरस्तु है। लेकिन जो कोल्सनिक है, ठीक है, कौन है? कोल्सनिक है। कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक कौन हो जाएगा? कोल्सनिक के अनुसार हो जाएगा प्लेटो। प्लेटो क्या हो जाएगा? मनोविज्ञान का जनक हो जाएगा। किसके अनुसार? कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक प्लेटो हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अब आता है आधुनिक मनोविज्ञान का जनक। वहाँ तो पढ़ रहे थे हम मनोविज्ञान का जनक, अब यहाँ पढ़ेंगे हम आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पढ़ेंगे। किसका? आधुनिक मनोविज्ञान का जनक पढ़ेंगे। तो आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है वो कौन है? विलियम वुंट है। कौन है? विलियम वुंट है। ये विलियम वुंट कहाँ पर है? विश्व स्तर पर, ध्यान रखना, विश्व स्तर पर। विश्व स्तर पर कौन है? विलियम वुंट है, ठीक है। जो विलियम वुंट है इसने जो 1819 में 1879 के अंदर, ठीक है, विश्व में जर्मनी है, जर्मनी के अंदर लिप्जिंग शहर है, एक लिप्जिंग शहर है, उस लिप्जिंग शहर में लिप्जिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? इसने लिप्जिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं? कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहते हैं, जिसको वर्तमान में कहते हैं कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय। इस कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में जो विलियम वुंट है, विलियम वुंट, इस विलियम वुंट के द्वारा मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इस प्रयोगशाला की स्थापना करने के उपलक्ष्य में जो विलियम वुंट है, विलियम वुंट, इसको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। आपसे पूछेगा कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कौन है, तो वो है विलियम वुंट है। क्यों कहते हैं? क्योंकि विलियम वुंट ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो लिप्जिंग विश्वविद्यालय है, जिसको वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहते हैं, उसके अंदर मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की है। इसलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में आता है बोरिंग, आता है एक मनोवैज्ञानिक आता है बोरिंग। बोरिंग कहता है कि विलियम वुंट से पहले मनोविज्ञान तो अस्तित्व में थी, लेकिन कोई मनोवैज्ञानिक अस्तित्व में नहीं था, ठीक है। विलियम वुंट से पहले कोई यानी मनोविज्ञान तो अस्तित्व में थी, लेकिन कोई मनोवैज्ञानिक अस्तित्व में नहीं था। ये कहते हैं, कौन कहते हैं? बोरिंग कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि भारत में पहली प्रयोगशाला की स्थापना, यानी मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना भारत में कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई वो हुई आपकी 1916 में हुई। कब हुई? 1916 में हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा? कलकत्ता में हुई थी। किसके द्वारा की गई? तो ये की गई थी डॉक्टर NN सेनगुप्ता के द्वारा इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई इसकी स्थापना? डॉक्टर NN सेनगुप्ता के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये हमने देख लिया विश्व स्तर पर मनोविज्ञान का जनक, आधुनिक मनोविज्ञान का जनक है वो है कौन? विलियम वुंट था। अब देखते हैं अमेरिका के अंदर जो मनोविज्ञान का जनक है वो कौन है। अमेरिका में अलग आ जाएगा, ठीक है। अमेरिका में के अंदर कौन आ जाएगा? अलग आ जाएगा। तो विलियम जेम्स आता है, विलियम वुंट के बाद में आता है विलियम जेम्स। अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में देख लिया कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। फिर उसके बाद में मनोविज्ञान का जनक देख लिया, अरस्तु हो गया। फिर उसके बाद में कोल्सनिक के अनुसार मनोविज्ञान का जनक देख लिया, वो हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका जो कौन है, ये प्लेटो हो जाएगा।
फिर उसके बाद में हमने आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विश्व स्तर पर विलियम वुड को देखा। विलियम वुड ने 1879 में लिप्जिंग, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में लिप्जिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसको वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कहते हैं, वो देख लिया। इस कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में जो कौन है, क्या विलियम वुंट है, उसके द्वारा मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की गई। इसको लिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर बोरिंग आया। बोरिंग ने कह दिया कि जो मतलब विलियम वुंट से पहले मनोविज्ञान तो अस्तित्व में था, लेकिन कोई मनोवैज्ञानिक अस्तित्व में नहीं था, ठीक है। फिर भारत में जो प्रयोगशाला की स्थापना हुई 1916 में कलकत्ता से डॉक्टर NN सेनगुप्ता के निर्देशन में हुई, ठीक है। अब देखते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स आता, अब ये मैंने आपको रिवीजन करवाया था, जो बताया था वो बता दिया, ठीक है। अब बताओ विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कहते हैं इसको। अमेरिका में आधुनिक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? विलियम जेम्स को आपसे पूछेगा ये, ठीक है, कि आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कौन है अमेरिका में? वो है विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने आदत और आत्म संपर्क की अवधारणा का क्या किया? इसने प्रतिपादक किया, ठीक है। आदत और आत्म संपर्क की अवधारणा का प्रतिपादक किसने किया? विलियम जेम्स ने। इसकी पुस्तक थी 1890 में, इसने एक पुस्तक लिखी जो बड़ी प्रसिद्ध हुई। वो कहते हैं ना कि वो शायरी एक बड़ी प्रसिद्ध हुई, इसीलिए ऐसे इनकी जो विलियम जेम्स इनकी पुस्तक है वो बड़ी प्रसिद्ध हुई। कहते हैं कि वो शायरी थी, क्या सुना देता हूँ आपको वापस, कि कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों के, कि कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में सिवाय किताबों के, तुम जब भी आओगे मुझे बदला हुआ ही पाओगे, तुम्हारी ख्वाहिश थी मेरा कमरा सजाने की, पर कुछ भी नहीं मेरी ज़िंदगी में सिवाय कुछ भी नहीं मेरे कमरे में सिवाय किताबों के, ठीक है। तो ये शायरी बहुत बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। वैसे ही विलियम जेम्स की पुस्तक है, ये भी बड़ी प्रसिद्ध हुई थी। इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। प्रिंसिपल ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, दूसरी साइकोलॉजी वाला प्रिंसिपल है, ठीक है। ये इसकी पुस्तक थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है, तो वह हो जाएगा आपका विलियम जेम्स हो जाएगा। इसके बाद में इन्होंने विलियम जेम्स के द्वारा 1875 के अंदर 1875 में मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण किया। मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम जो पाठ्यक्रम शब्द है ये बना आपका लैटिन भाषा के कैरिकुलम शब्द से बना है। इसके बारे में क्वेश्चन पहुंच चुका है यहाँ से कि पाठ्यक्रम शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, तो वो आपका लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, एक पेज के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कल देखते हैं, कल लेते हैं। अब आपकी आगे से क्लास होगी वो कल यहाँ से होगी। थोड़ा सा यहाँ पर ये वो देख लेते हैं कि मनोविज्ञान का मूल नाम क्या है। तो मनोविज्ञान का जो मूल नाम है वो है ज्ञान मीमांसा एवं ज्ञान सिद्धांत है, ठीक है। मनोविज्ञान का मूल नाम क्या है? ज्ञान मीमांसा एवं ज्ञान सिद्धांत है। और अरस्तु ने मनोविज्ञान को बौद्धिक संप्रदाय के साथ जोड़ा है, ठीक है। और जो मनोविज्ञान है उसको मनोविज्ञान सबसे पहले किसने कहा? तो मनोविज्ञान सबसे पहले कहा रुडोल्फ गोयकले ने। 1590 में कहा। इसकी जो पुस्तक थी साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी को साइकोलॉजिया में कहा 1590 में। इसकी पुस्तक थी साइकोलॉजिया, ठीक है। इसमें इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। तो ये था मनोविज्ञान का सामान्य से परिचय कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई। ये उत्पत्ति के बारे में हमने देख लिया है। यदि आपको पसंद आई हो तो कमेंट कर देना, आगे की क्लास लेनी हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। कि आज ये अच्छी लगी तो कमेंट कर देना। आगे यदि आपका जो रेस्पॉन्स आएगा, ठीक है, आपका रेस्पॉन्स आएगा, यदि मेरे पास आपके कमेंट आएंगे कि हाँ क्लास लेनी है तो क्लास ले लूँगा। यदि कोई मतलब आपको ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, हमारा कुछ नहीं ज़्यादा, आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे, ठीक है। तो यहीं पर समाप्त करते हैं आज की क्लास को। तो पढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा, क्लास होती रहेगी या नहीं होए, आपको कोई आपकी पढ़ाई पर कोई भी मतलब फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, आप पढ़ते जाना, ठीक है।